This video we will learn about the accounting of the change in profit sharing ratio among the existing partner. This is a chapter 4 of from T.S. Grewal sir's book. In this ratio we will learn जब तीन पार्टनर्स हैं, देखिए जैसे पार्टनर्स हैं ए बी सी, इन तीन पार्टनर्स की रेशो 2:2:1 थी. इन तीन पार्टनर्स से अपनी रेशो चेंज कर ली, किसी भी रीज़न से चेंज कर ली. हो सकता है ए बी कह रहे हैं ए और बी सी की रेशो कम थी, सी कह रहा है मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे शेयर इंक्रीज़ करो मेरा शेयर प्रॉफिट्स के अंदर, तो रेशो चेंज हो गई. किसी भी रीज़न से सी और कैपिटल ले आया इसलिए रेशो चेंज हो गई, किसी भी रीज़न से रेशो चेंज हो गई हमारी. तो इस सिचुएशन को अब ध्यान से सुनना आप लोग. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ये पॉइंट ज़्यादातर पेपर में आता है. एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट किस टाइम होती है? फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है जब पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है. नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. जब रिटायरमेंट होती है पार्टनर की तब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. जब पार्टनर की डेथ होती है या फिर दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में अमेलगमेट होकर नई फर्म बना लेते हैं. ठीक है, दो या दो फर्म्स अमेलगमेट होने का मतलब है ए बी सी एक फ़र्म थी, एक्स वाई जेड एक फ़र्म थी, दोनों फर्म्स आपस में मिले और एक नई फर्म बना ली. ठीक है, तो इन सिचुएशंस को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म को हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला मैंने बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्म एक अलग टॉपिक है जिसके अंदर बिजनेस ख़त्म करते हैं हम, और पार्टनरशिप का बिजनेस ख़त्म करते हैं और पार्टनरशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. लेकिन मैंने यहाँ बोला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गई, उसकी जगह पर नई पार्टनरशिप आ गई. ठीक है, और इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ये कब कब होती है? जब पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है, नया पार्टनर बिजनेस में आता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, पार्टनर की डेथ होती है, पार्टनर रिटायर होता है, या फिर दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में अमेलगमेट होकर नई फर्म बन जाते हैं. ठीक है, नाउ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, आपस में पार्टनर्स ने डिसाइड कर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया. अब ऐसी सिचुएशन में देखिए, जैसे कि समझिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशो था 5:3:2. इन्होंने रेशो चेंज कर लिया, रेशो चेंज करके इन्होंने कर लिया 3:2:5. ये रेशो चेंज कर लिया. ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5/10 ओल्ड शेयर था ए का, न्यू शेयर है 3/10. 5/10 में से 3/10 माइनस किया, 2/10 आया. ठीक है, बी का ओल्ड शेयर था 3/10, उसमें से बी का न्यू शेयर है 2/10, वो माइनस किया, बी का न्यू शेयर आया 1/10. सी का ओल्ड शेयर था 2/10, उसमें से हमने सी का न्यू शेयर था 5/10, वो माइनस किया, सी का आंसर आया -3/10. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए का ओल्ड शेयर था 5/10, उसमें से अब न्यू शेयर है 3/10. 5/10 में से 3/10 माइनस किया तो 2/10 आया. 2/10 का मतलब है कि ए 2/10 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है. और इसी तरीके से बी का ओल्ड शेयर था 3/10, उसमें से हमने न्यू शेयर माइनस किया 2/10, बी का आया 1/10, मतलब बी 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है. ठीक है, पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, पॉजिटिव आंसर्स आ रहे हैं. उसके बाद सी का ओल्ड शेयर था 2/10 एंड न्यू शेयर है 5/10. सी का आंसर आ रहा है नेगेटिव, जो कि नेगेटिव आ रहा है. तो सी का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका न्यू शेयर ज़्यादा है ना. अगर आंसर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करने पर आंसर अगर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वो पार्टनर सैक्रिफाइजर है. वही अगर आंसर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वो पार्टनर गेनर है. यहाँ पर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर. 2/10 ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, सी 3/10 गेन कर रहा है. ठीक है, अच्छा, जब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उस टाइम हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं. पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, उस टाइम हमें अपने अकाउंट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है. क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है? पहली एडजस्टमेंट करनी है कि हमें सैक्रिफाइसिंग निकालनी है और गेनिंग रेशो निकालनी है. देखना है कौन पार्टनर सैक्रिफाइसर है और कौन सा पार्टनर गेनर है. ठीक है, उसके बाद जैसे अभी निकाला हमने, उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है. फिर हमने
रिज़र्व्स, हमारे कुछ रिज़र्व्स अगर दे रखे हैं बैलेंस शीट में, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पिछले सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पिछले सालों के लॉसेस दे रखे हैं, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। एसेट्स, ये करने के बाद फिर हमने अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करना है। अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करते हैं लेकिन ये सिलेबस से डिलीट हो गया है। चलिए, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कीजिए, जिसका आंसर पॉजिटिव आएगा वो होगा सैक्रिफाइसर, जिसका आंसर नेगेटिव आएगा वो होगा गेनर। जैसे यहाँ देखिए, अमित एंड सुमित, अमित एंड सुमित दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 2:1। न्यू रेशो इनका इक्वल, हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालनी है। 2/3 अमित का, न्यू 1/2। 2/3 में से 1/2 माइनस कैसे करेंगे हम, देखिए अमित का ओल्ड शेयर है 2/3, इसमें से हमने 1/2 न्यू शेयर माइनस करेंगे हम एलसीएम लेके। 3 और 2 का एलसीएम लिया 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 जो एलसीएम करके आंसर आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4 माइनस। अब 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आंसर आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, 1/6। तो 1 पॉजिटिव आ रहा है अमित का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। सुमित का निकालना है, सुमित का 1/3 था, 1/3 ओल्ड था, न्यू 1/2 है। एलसीएम लिया 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 माइनस 3/6 माइनस 1/6। तो इसका आंसर माइनस में आ रहा है। तो सुमित कौन है, गेनर, एंड अमित कौन है, सैक्रिफाइसर। आपको बस इतना ही पता करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है उस टाइम हम गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। मैं आपको गुडविल के चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा कहता है हम अपनी बैलेंस शीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है हम अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो वैल्यूड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसके हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं और वो कैलकुलेशंस हम कब कब करते हैं वो भी बता चुकी हूँ। जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है हमें बैलेंस शीट में वही गुडविल शो करनी है जिस गुडविल के लिए हमने परचेज कंसिडरेशन पे किया है, जिसके लिए हमने पैसा दिया है, जो हमने खरीदी है गुडविल, परचेज गुडविल, वही बैलेंस शीट में शो होगी। और वैल्यूड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं शो होगी। वैल्यूड गुडविल की हम कैलकुलेशन करेंगे जिस टाइम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस टाइम। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो था गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है, इसको नहीं करना हमने। अब देखें यहाँ पर हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट करते क्यों हैं। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं, गुडविल कैलकुलेट क्यों करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं। जब रेशो चेंज होती है उस टाइम हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं। गुडविल का मतलब है कि पिछले सालों में हमने एफर्ट्स करके अपने बिज़नेस का एक नाम कमाया, ठीक है, बिज़नेस की एक रेपुटेशन क्रिएट करी, ठीक है ना। गुडविल का मतलब यही है, अपने बिज़नेस की एक रेपुटेशन क्रिएट की, गुडविल की वैल्यूएशन निकाली। अब एक पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर को दे रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। तो पुराने काम की वजह से हमने वो गुडविल क्रिएट की थी और उस काम की वजह से जो गुडविल क्रिएट की थी उसमें वो अपना शेयर दूसरे पार्टनर को दे रहा है। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जो अपना शेयर गेनिंग पार्टनर को दे रहा है, अब गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा क्योंकि वो उसको अपना शेयर दे रहा है। कॉम्पनसेट करने के लिए गुडविल की कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। गुडविल में उसका शेयर, जितना वो शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है उतने शेयर से गेनिंग पार्टनर उसको कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी न्यूमेरिकल देखिए, कॉम्पनसेट करने के पर्पस से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अनु एंड बाला पार्टनर से रेशो था 3:2, रेशो चेंज होकर इक्वल हो गई। पुरानी रेशो है 3:2, न्यू रेशो है 1:1।
गुडविल फर्म की वैल्यूड है 50,000। जर्नल एंट्री करनी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जब गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा रेशो चेंज के टाइम पर। पहले तो हम ये निकाल लें कौन सा पार्टनर गेनर है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइजर है। अनु का ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू शेयर है 1/2। 3/5 में से 1/2 माइनस करने के लिए 5 और 2 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, जो आया 10। 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 - 5/10 1/10। ठीक है, 1/10। तो हमारा अनु का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अनु क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। अब हम निकालते हैं बाला का। बाला का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू है 1/2। 2/5 में से 1/2 माइनस किया, 5 और 2 का एलसीएम लिया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस 1/10। तो बाला का आंसर आ रहा है नेगेटिव। इट मीन्स बाला इज़ अ सैक्रिफाइस, सॉरी बाला इज़ अ गेनर। जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो गेनर है। ठीक है, बाला गेनर है, अनु सैक्रिफाइजर है। ठीक है जी। अब देखिए, अनु सैक्रिफाइजर, बाला गेनर। बाला ने अनु को क्या करना है, कंपनसेट करना है। बाला अनु को कंपनसेट करेगा तो हम क्या करेंगे, बाला के कैपिटल अकाउंट से पैसा ले लेंगे और अनु के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। जब बाला का कैपिटल अकाउंट से पैसा लेंगे तो बाला के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जो गेनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, गेनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो अपने कैपिटल अकाउंट से सैक्रिफाइजर के पार्ट कैपिटल को देगा। तो बाला के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और अनु के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सैक्रिफाइजर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब अमाउंट क्या होगा, 50,000 फर्म की गुडविल है, इसमें 1/10 शेयर अनु सैक्रिफाइस कर रही है और 1/10 शेयर बाला गेन कर रहा है। तो 50,000 इंटू 1/10 मतलब 5,000। ठीक है, जितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हो, जितना शेयर गेन कर रहे हो, उससे कॉम्पनसेट करते हैं। तो बाला को डेबिट करेंगे, अनु को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे 5,000। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ इस क्वेश्चन में पहले हमने गुडविल कैलकुलेट की है, फिर उसके एडजस्टमेंट एंट्री की है। तो गुडविल कैलकुलेट करनी है आपको, मैं सिखा चुकी हूँ गुडविल वाले चैप्टर में, इसमें कुछ नहीं है। गुडविल कैलकुलेट करके फिर उसके एडजस्टमेंट एंट्री की है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ बता दूँ, जिस टाइम पार्टनर्स की रेशो चेंज होती है उस टाइम अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है, ध्यान से सुनना, 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, जिनकी रेशो थी 5:3:2, न्यू रेशो हो गई 2:2:1, रेशो चेंज हो रही है। जिस टाइम रेशो चेंज हो रही है उस टाइम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गुडविल 20,000 की शो हो रही है। जिस टाइम पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गुडविल शो हो रही है, अपीयर हो रही है। अब इस गुडविल का क्या करना है, वैल्यूड गुडविल की तो एडजस्टमेंट एंट्री कर दी, इस गुडविल का क्या करना है, ये वो गुडविल है जो गुडविल XYZ ने कभी खरीदी थी। XYZ ने कोई बिज़नेस खरीदा होगा, गुडविल खरीदी होगी, किस टाइम खरीदी थी, जब XYZ का रेशो था 5:3:2। ये गुडविल XYZ ने खरीदी थी, किस टाइम खरीदी थी, कभी बिज़नेस खरीदा होगा, 20,000 पे किए थे एक्स्ट्रा। ठीक है, और किस टाइम खरीदी थी, जब उनका पुराना रेशो था 5:3:2। ये तो पुरानी रेशो में खरीदी हुई गुडविल है। अब रेशो चेंज हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर जिस टाइम रेशो चेंज होती है बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही हो तो उसे हम पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब है ख़त्म कर देते हैं। गुडविल एसेट है, एसेट का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, गुडविल को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जनरल एंट्री बनती है हमारी, जब बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही हो, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जनरल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हमारे यहाँ पे गुडविल कितनी अपीयर हो रही है, 20,000, और पार्टनर्स का पुराना रेशो क्या था 5:3:2। तो XYZ तीनों डेबिट होंगे, टू गुडविल अकाउंट होगा, टू गुडविल अकाउंट 20,000।
ठीक है। अब 20,000 को किस रेशो में बांटना है हमने? 5:3:2 की रेशो में। एक्स को मिलेगा 10, 5:3:2, इसको मिलेगा 6, इसको 4। अब आप बांट के देख लीजिएगा, 20,000 को 5:4 की रेशो में बांटेंगे तो एक्स का आएगा 10,000, वाई का 6,000, जेड का 4,000। 20,000 को हमने 5:3:2 की रेशो में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया, गुडविल ख़त्म कर दी, गुडविल राइट ऑफ कर दी, गुडविल राइट ऑफ कर दी क्रेडिट करके, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। आई थिंक इट्स क्लियर। वी विल डिस्कस कि बेटा जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है उस टाइम अगर हमारा बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स हैं, बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट्स हैं, बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस हैं, तो उसका क्या करना होता है। ठीक है, देखिए अगर जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं तो इसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर फिक्स कैपिटल्स हैं तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, अच्छा क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों करते हैं? जिस दिन हमारा रेशो चेंज हो रहा है, समझ लीजिए 1 अप्रैल, देखिए ABC पार्टनर्स, XYZ पार्टनर्स, इनका रेशो था 5:3:2, रेशो न्यू रेशो 2:1। 1 अप्रैल 2021 को ये रेशो चेंज कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2021 को रेशो चेंज कर रहे हैं। इस दिन बैलेंस शीट में रिजर्व्स अपीयर कर रहे हैं, इस दिन बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स अपीयर कर रहे हैं, इस दिन बैलेंस शीट में लॉसेस अपीयर कर रहे हैं। ये प्रॉफिट्स, ये लॉसेस, ये रिजर्व्स किस दिन बनाए थे, कब बनाए थे? ये बनाए गए थे जब पार्टनर्स का रेशो था 5:3:2। ये प्रॉफिट हमने उस टाइम अर्न किए थे जिस टाइम हमारा रेशो 5:3:2 था। ये लॉसेस उस टाइम के हैं जिस टाइम हमारा रेशो 5:3:2 है। ये इसके हम पुराने टाइम के प्रॉफिट्स हैं, पुराने टाइम के रिजर्व्स हैं, पुराने टाइम के लॉसेस हैं, इसको पुराने रेशो में बांट कर ख़त्म कर दो। अब तो रेशो चेंज हो गया, नई सिचुएशन आ गई, तो नई सिचुएशन के हिसाब से चलना है। ठीक है, जब हम पार्टनर्स को रिजर्व्स देते हैं, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट्स देते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब पार्टनर्स को लॉसेस देते हैं तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, जनरल रूल, लॉसेस हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और अगर रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। अच्छा, कुछ हम स्पेशल रिजर्व्स की पहले बात कर लेते हैं। 2 तरीके के स्पेशल रिजर्व्स की हम बात करेंगे, एक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है? हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम इसलिए बना, बेटा देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ वर्कर्स काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वैसे भी नॉर्मल इंडस्ट्री भी हो वहाँ पे वर्कर्स तो काम करते हैं। तो वर्कर्स के साथ हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए और वो क्लेम करें, क्योंकि वर्किंग आवर्स में उनके साथ कुछ मिसहैपन हो रहा है, दे कैन क्लेम। ठीक है, तो अब वो क्लेम करें, हाँ दे हैव टू क्लेम और दे कैन कंप्लेन, क्लेम कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं कि दैट मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे कॉम्पनसेट करो। अब ऐसी अनसर्टिनिटीज से होने वाले जो लॉस हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड जो कंपनी के ऊपर बर्डन आ जाएगा, उससे अपने आप को रिमूव करने के लिए, उससे अपने आप को ओवरकम करने के लिए कंपनीज एक तरीके का रिजर्व बना के रखती हैं, उसे बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, अब हमारी रेशो चेंज हो रही है, जिस दिन रेशो चेंज हो रही है उस दिन हमारी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा है। जिस दिन हमारी रेशो चेंज हो रही है उस दिन बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपीयर कर रहा है। अब ये रिज़र्व हम बनाते कहाँ से? प्रॉफिट से ही बनाया होगा ना। ये रिज़र्व कहाँ से बनाया होगा? प्रॉफिट्स में से बनाया होगा, और प्रॉफिट्स हमने पुराने रेशो में कमाए थे, जो हमारी पुरानी रेशो थी। अब आज हम रेशो चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये जो पुराने रिज़र्व्स हैं, जो पुराने रेशो में कमाए हुए हैं, इन रिज़र्व्स को पुरानी रेशो में बांट कर ख़त्म कर दो। अगर इसके अगेंस्ट कुछ क्लेम है तो उतना पैसा प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में डाल दो, कि कुछ अगर क्लेम किसी ने डाला हुआ है,
अभी चाहे एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्लेम कंफर्म नहीं हुआ, जितना क्लेम अभी है उसके ऊपर, रिजर्व्स के ऊपर, उतना अमाउंट प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, नियर अबाउट लायबिलिटी, आने वाली लायबिलिटी, तो उतना अमाउंट प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर दो। बाकी का जो पैसा बच रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में, वो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं हम, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, देखिए राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 4:3:2, न्यू रेशो है 2:3:4। जिस टाइम इनका रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 का अपीयर कर रहा है। अब यहाँ पे 5 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन कह रही है कि हम आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम की, कि किसने क्लेम किया है या नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये एज्यूम करोगे कि कोई क्लेम नहीं करने वाला, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व फ्री रिजर्व है, इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करने वाला, तो इस रिजर्व को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो। ठीक है, तो जनरल एंट्री करेंगे हम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम, टू श्याम, टू मोहन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम एंड टू मोहन। इस 90,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ये रिजर्व है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 90,000 को किस रेशो में बांटेंगे, 4:3:2 की रेशो में। 90,000 इंटू 4/9, 90,000 इंटू 3/9, 90,000 इंटू 2/9। ठीक है जी, तो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तीनों पार्टनर से बांट कर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट सिचुएशन कह रही है कि देयर इज़ नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, किसी वर्कर के साथ कुछ मिसहैपन नहीं हुआ, तब भी हमारे ये रिज़र्व फ्री हैं। इन रिज़र्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो। ठीक है, इस रिज़र्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो, सेम ऊपर वाली एंट्री। नेक्स्ट केस कह रहा है क्लेम है, कितना क्लेम है, 45,000 का क्लेम है। तो 90,000 में से 90,000 का जो रिज़र्व है उसमें से 45,000 प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर दो। किस में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में। ठीक है, बाकी का जो बचेगा 45,000 वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ देखिए हमने कैसे करना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, सॉरी ये वाली एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 45,000 टू राम कैपिटल, टू श्याम कैपिटल, टू मोहन। अब राम, श्याम और मोहन को कितना मिलेगा, 45,000 इंटू 4/9, यह आ जाएगा हमारा 20,000। 45,000 इंटू 3/9, इसका आ जाएगा 15,000। 45,000 टू 2/9, इसका आ जाएगा 10,000। तो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा 20, 15 और 9, 10,000। ठीक है जी। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, क्लेम 99,000 है, रिज़र्व 90,000 है, रिज़र्व 90,000 है, क्लेम 99,000 है। क्लेम ज़्यादा है, क्लेम ज़्यादा है, जितना हमारे पास पैसा नहीं उससे ज़्यादा तो प्रोविज़न हो गया। लायबिलिटी हमारी 99,000 की हो गई, रिज़र्व हमारे पास सिर्फ 90,000 है। बाकी जो 9,000 का शॉर्टफॉल है वो कहाँ से लाएंगे, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 9,000 से। जो 9,000 का शॉर्टफॉल है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। जो 9,000 का शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जनरल एंट्री होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 99,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं कि अगर हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, तो उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 9,000 से, जितना हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो ख़त्म भी होगा।
अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगी। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी होगा, ख़त्म करना है उसको। डेबिट करके ओपन हो रहा है तो क्रेडिट करके अगर बेटा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके ओपन हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करके ख़त्म करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम ख़त्म कैसे करेंगे? क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये 9,000 का लॉस है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। 4/9 9,000 इंटू 3/9 9,000 इंटू 2/9। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। हमारा जितना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है उतना ही हमारा क्लेम है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सिंपल जनरल एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? पहले तो ये देखें, इन्वेस्टमेंट हम किस चीज़ में करते हैं? गोल्ड, लैंड, शेयर्स। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज, डिक्रीज या फिर फॉल हो सकती है। लाइक हमने जो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट पे शो कर रहे हैं, मतलब हमने वो चीज़ कितने की खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं ना, कॉस्ट प्राइस पे शो कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि राइट नाउ आज मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो या काफ़ी कम हो चुकी हो, या जितनी थी उतनी की उतनी ही है, कोई चेंज नहीं हो। तो ऐसे सिचुएशन में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है कि एकदम से इन्वेस्टमेंट शॉक, कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर एकदम से गिर जाए, फॉल इन द मार्केट वैल्यू। सिर्फ IFR किसके लिए बनाया जाता है? कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है तो उससे होने वाले लॉस से निपटने के लिए। ठीक है, अब जिस टाइम आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम अगर बैलेंस शीट में IFR दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, तो आपने उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, हम डिफरेंट सिचुएशंस में समझते हैं विद एग्जांपल। यहाँ देखिए, गौरव, सौरभ एंड कबीर पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 4:3:2, न्यू रेशो है 2:3:4, पुराना है 4:3:2, न्यू है 2:3:4। अब जिस टाइम रेशो चेंज हुआ उस दिन बैलेंस शीट में IFR दिया हुआ है 18,000। जिस दिन रेशो चेंज हुआ उस दिन बैलेंस शीट में IFR दिया हुआ है 18,000 और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं। पहला है नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि जो उसकी कॉस्ट है वही उसकी मार्केट वैल्यू है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये जो IFR है, IFR का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। IFR तो इसलिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये IFR फ्री है। ये IFR हमने कब बनाया था? जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराना था, उस प्रॉफिट्स में से बनाया था। तो इस IFR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो जनरल एंट्री होगी IFR डेबिट 18,000 टू गौरव, सौरभ एंड कबीर, ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। ओल्ड रेशो थी 4:3:2, तो 18,000 इंटू 4/4:3:2, 4,379 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसका हो जाएगा गौरव का 8,000, सौरभ का 6,000 एंड कबीर का 4,000। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट केस में क्या है? मार्केट वैल्यू 2 लाख है, बुक वैल्यू भी 2 लाख है। जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, ना ही मार्केट वैल्यू बढ़ रही है ना कम हो रही है, सेम उतनी ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो IFR है इसका कोई यूज़ नहीं है, इस IFR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये देखिए, इस IFR को सेम ऊपर वाली एंट्री होगी, IFR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट केस है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है 1,91,000। हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,91,000 और हमारी कॉस्ट वैल्यू है 2 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 9,000 कम हो रही है, 9,000 कम हो रही है। 18,000 में से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 कम हो रही है, क्योंकि बुक वैल्यू है 2 लाख, मार्केट वैल्यू है 1,91,000। 2 लाख में से 1,91,000 माइनस किया तो कितनी वैल्यू कम हुई है? 9,000 कम हुई है। IFR में से 9,000 हम यूज़ कर लेंगे। अब कितना IFR फ्री है? 9,000 का IFR फ्री है। जो 9,000 का IFR फ्री है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री क्या करनी है हमने,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000, बाकी का जो 9,000 का बचा IFR उसे हम पार्टनर्स में बांट दिया, गौरव, सौरव और कबीर में। ठीक है, 9,000 को हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो IFR हमारा 9,000 का फ्री है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गौरव, सौरव और कबीर में। ठीक है, ओल्ड रेशो में। मैडम नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 2,18,000, बुक वैल्यू 2 लाख। हमारी वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो IFR का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि IFR हम इसलिए बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो। ठीक है, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है 18,000 से, या हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 से बढ़ रही है, तो हमारा IFR का कोई यूज़ नहीं है। 18,000 का जो IFR है इसे पार्टनर्स में बांट के ख़त्म कर दो पहले। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है उसको हम कहाँ से लेंगे, एसेट्स बढ़ती है कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी बढ़ती है कम होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए इस सिचुएशन में जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, पहली तो IFR हमारा यूज़ नहीं हो रहा, तो IFR डेबिट टू गौरव, सौरव एंड कबीर, तीनों में बांट के ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 बढ़ रही है उसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कैसे हुआ, क्रेडिट करके ओपन हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, तो अब हम इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये 18,000 का जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो 18,000 को हम 18,000 को हम गौरव, सौरव एंड कबीर में बांट देंगे 4:3:2 की रेशो में। ये एंट्री को दोबारा समझ लीजिए। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में दी हुई है 2 लाख, मार्केट वैल्यू 2,18,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, IFR का कोई यूज़ नहीं है, इस IFR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दो। IFR डेबिट टू गौरव, सौरव एंड कबीर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट के ख़त्म कर दो। उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 18,000 से, इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट एसेट, एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट। जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा ओपन हुआ है इसको क्लोज भी करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है, क्रेडिट करके इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौरव, सौरव एंड कबीर। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 2 लाख, कॉस्ट वैल्यू 2 लाख, मार्केट वैल्यू 1,73,000। 2 लाख में से 1,73,000 माइनस करो, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 कम हो रही है, 27,000 कम हो रही है। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है, 27,000। हमारे पास कितना रिज़र्व है, 18,000 का रिज़र्व है। बाकी जो 9,000 और वैल्यू कम हो रही है, और वैल्यू कम हो रही है, जिसके लिए हमारे पास IFR नहीं है। हमारे पास IFR सिर्फ 18,000 है। IFR इनएफिशिएंट, इनएप्रोप्रिएट, कम है IFR। तो 9,000 हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो लुक एट हियर, पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन IFR वैसे ही कम है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है IFR, हमारे पास वैसे ही कम पड़ गया। तो अब हम यहाँ पे हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, टू इन्वेस्टमेंट 27,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है, 27,000। उसके बाद हमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है, डेबिट करके ओपन हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री होगी गौरव, सौरव, कबीर। ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, इसे ख़त्म करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। ये 9,000 का जो लॉस है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक IFR का टॉपिक आपको सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में आपको बता देती हूँ, IFR क्लियर हो गया। अब हम करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है विच डज नॉट ब्रिंग एनी एसेट इनटू एग्जिस्टेंस बट इट्स बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड।
डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, उस तरीके के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें कोई एसेट नहीं आती, बट इस तरीके का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि उसका बेनिफिट उस जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ये एक तरीके का डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो जिसका बेनिफिट एक साल में नहीं मिलना, आगे आने वाले कई सालों तक मिलना है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये एक तरीके का खर्चा है, लॉस है, नुकसान है हमारे लिए। जिस दिन पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है उस दिन अगर बैलेंस शीट में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो हो रहा है, ठीक है, ये एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट भी है। जिस दिन पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन अगर बैलेंस शीट में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो हो रहा है तो उस डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर पुराने पार्टनर्स की जब पुरानी रेशो थी उस टाइम किया था हमने, तो पुरानी रेशो में बांट के ख़त्म करना है इसे, ठीक है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, हरदीप एंड संदीप पार्टनर्स हैं, रेशो है 4:1, रेशो चेंज कर रहे हैं इक्वली। जिस दिन रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000 शो हो रहा है। जिस दिन ये लोग अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं उस दिन बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000 का शो हो रहा है। अब इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हमने पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है। ये एक्सपेंस है, इसका डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस होते हैं जितने भी लॉसेस होते हैं उनके डेबिट बैलेंस है। इसको ख़त्म करना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को ख़त्म करना है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस 20,000 को हमने हरदीप और संदीप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? 4:1 की रेशो में। हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4/5, संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 1/5। तो संदीप में लिखेंगे 4,000 और हरदीप में लिखेंगे 16,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसे ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स है जिनका रेशो 3:2 है, न्यू रेशो इक्वल है। जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है उस दिन बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 50,000 का। जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करना है, इस लॉसेस को ख़त्म करना है पार्टनर्स में, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 50,000 का लॉस है, इसे हम राइट ऑफ करेंगे। डेबिट बैलेंस है, लॉस है, इसे राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर हो रहा होगा, जो लॉसेज होते हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर हो रहे होते हैं, इस साइड एसेट वाले साइड पे, ठीक है। तो इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे, ख़त्म करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XYZ पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 5:3:2, न्यू रेशो है 2:3:5। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है और एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है। अब जनरल रिजर्व प्रॉफिट्स है, पार्टनर्स में क्रेडिट होने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड दिया है, ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट्स हैं, ये भी पार्टनर्स में क्रेडिट होंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम के बारे में बात नहीं की गई, ये भी पार्टनर्स में सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके हम एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, इन तीनों को डेबिट किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू X टू Y टू Z, ठीक है। टोटल करके तीनों पार्टनर्स में बांट दो। वहीं पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया एसेट साइड पर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया एसेट साइड पर, ये डेबिट बैलेंस है, लॉसेस हैं, इसे ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे 5:3:2 की रेशो में। आई थिंक द टॉपिक इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको करवाऊंगी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडजस्ट। We'll learn
द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है कि बेटा पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं, कि जितना भी जनरल रिज़र्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कि हमारे प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में शो होने चाहिए, हमने रिज़र्व्स किसी पर्पस के लिए बनाए थे, हमें रिज़र्व्स को ख़त्म नहीं करना चाहते, या फिर जितने भी लॉसेस हैं लेट इट टू बी continue to present in the balance sheet. We do not want to share, we do not want to distribute, or we do not want to write off these amongst the partners. In that situation अब हमें क्या करना है, जो रिजर्व्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो पुराने टाइम के हैं, पुराने रेशो के हैं, वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, और जो लॉसेस हैं, लॉसेस भी पुराने टाइम के हैं, पुराने रेशो में होने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो रहा तो इस सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जो गेनर पार्टनर है ना, जो गेनर पार्टनर है, और उसमें से उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे पैसा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे नेट इफ़ेक्ट निकाल कर कि जितने रिजर्व्स हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, जितने लॉसेस हैं, उनका एक नेट इफ़ेक्ट निकाल लेंगे, और उसका जो अमाउंट निकल रहा है, जितना शेयर गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा है और जितना शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उतने अमाउंट से गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर देगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेट इफ़ेक्ट निकालेंगे, जितने रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उसका नेट इफ़ेक्ट निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पार्टनर गेनर है, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइजर है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम अब गेनिंग पार्टनर का शेयर, उसमें नेट इफ़ेक्ट में गेनिंग पार्टनर का शेयर क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर क्या है, वो कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन देखिए। आन बान शान 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 3:3:2, न्यू रेशो है इक्वली। जिस दिन रेशो चेंज हो रहा है उस दिन जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है 72,000। इन्होंने डिसाइड किया कि हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम इसके एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला काम, अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही रिज़र्व है, 2-3 रिजर्व्स हो या लॉसेस हो तो नेट इफ़ेक्ट निकालना है। चलो फर्स्ट स्टेप तो ख़त्म। सेकंड स्टेप, गेनर सेक्रीफाइजर निकाल लो। आन बान शान ओल्ड माइनस न्यू शेयर करो। 3/8 में से 1/3 माइनस करना है। 8 और 3 का एलसीएम लिया 24 को 8 से डिवाइड किया 3 को 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 9, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 9 - 8/24 1/24, तो 1/24 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इस मीन्स आन सेक्रीफाइस कर रहा है। बान का निकालते हैं, बान का ओल्ड शेयर 3/8, न्यू शेयर 1/3। 3/8 में से 1/3 माइनस करना है। 8 और 3 का एलसीएम 24 को 8 से डिवाइड किया 3 3 9, 24 डिवाइड बाई 3 8 8 9 - 8 1/24, तो बान का भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इस मीन्स दैट बान इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग। अब हमने निकालना है शान का ओल्ड शेयर है 2/8, उसमें से जो शान का न्यू शेयर है 1/3 वो माइनस किया। 8 और 3 का एलसीएम 24 को 8 से डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 24 को 3 से डिवाइड किया 2, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 6 - 8 -2/24। अब जो शान है, शान का आंसर माइनस में आ रहा है। इट मीन्स दैट शान इज़ गेनिंग, शान गेन कर रहा है। शान कितना शेयर्स गेन कर रहा है, 2/24 शेयर गेन कर रहा है। आन और बान सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/24 1/24। अब मतलब जब हमने जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जितना शेयर शान गेन कर रहा है उतने शेयर से वो आन और बान को कॉम्पनसेट कर देगा, ताकि हमारे जो जनरल रिजर्व है वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू अपीयर करते रहे। ठीक है, ताकि जो हमारे जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में कंटिन्यू अपीयर करते रहे। ठीक है, अब इसमें क्या 72,000 के दें, 72,000 इंटू 1/24 कितना आया 3,000। तो आन को हमने क्रेडिट करना है क्योंकि आन सैक्रिफाइज़र है, बान भी सैक्रिफाइज़र था, तो बान को भी क्या करना है 72,000 इंटू 1/24, ठीक है 3,000।
शान क्या कर रहा है, शान गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, 2/24, तो 72,000 इंटू 2/24 6,000, तो शान के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। और जनरल रिज़र्व जो है, जनरल रिज़र्व की एडजस्टमेंट हो गई क्योंकि ये जनरल रिज़र्व हमने पुरानी रेशो में कमाया था, रेशो चेंज हो रही है, ऐसी सिचुएशन में हम जनरल रिज़र्व को बांटना चाहिए, जनरल रिज़र्व बांट नहीं रहे, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करके इसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करीम, सलीम, रहीम 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है इनकी 5:3:2, न्यू रेशो है 2:3:5। जिस दिन रेशो चेंज हुई उस दिन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा है 1,50,000, कंटीजेंसी रिजर्व अपीयर कर रहा है 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 75,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो तो एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो कितना अपीयर कर रहा है 1 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है आप इसके एडजस्टमेंट एंट्री करो, मतलब पार्टनर से डिसाइड किया टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज़। हम इन रिजर्व्स को अफेक्ट नहीं करना चाहते, इनकी बुक वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करना चाहते, दे शुड बी कंटिन्यू टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, इनकी बुक्स वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसे सिचुएशन में हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए पहले जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, तीनों को प्लस करो, जो आया उसमें से 1 लाख। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना डेबिट है, ये नेगेटिव, 1 लाख को माइनस कर दिया, 1,50,000 आ गया। ठीक है, नेट इफेक्ट 1,50,000। सेकेंड काम होता है हमारा गेनर सेक्रीफाइजर निकालना, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। करीम की है 5/10 माइनस 2/10 3/10, सलीम की है 3/10 माइनस 3/10 0, रहीम की है 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10। सलीम ना तो गेनर है ना ही सेक्रीफाइजर है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू करने पर सलीम का 0 आ रहा आंसर। करीम का 3/10 पॉजिटिव, इट मीन्स दैट करीम इज़ अ सेक्रीफाइजर। रहीम का नेगेटिव, इट मीन्स दैट रहीम इज़ अ गेनर। अब हमने क्या करना है, रहीम को डेबिट करना है, सलीम को क्रेडिट करना है, इतना पता, सॉरी, रहीम को डेबिट करना है, करीम को क्रेडिट करना है, सलीम को कुछ नहीं करना, क्योंकि सलीम ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1,50,000 इंटू 1/10, सॉरी 3/10। रहीम कितना गेन कर रहा है, 3/10, 3/10, 1,50,000 इंटू 3/10 कितना आ गया, 45,000। तो हम रहीम को डेबिट करेंगे 45,000 से। उसी तरीके से करीम का क्या करना है, करीम क्या हो रहा है, सेक्रीफाइजर, 1,50,000 इंटू 3/10, वो कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/10, तो करीम का भी कितना आ गया, 45,000। तो दिस विल बी अ जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस रिजर्व्स एंड लॉसेस। नाउ next, in the next video we will learn about the revaluation of assets and the reassessment of liabilities. We will learn revaluation of assets and reassessment of liabilities. बेटा जिस टाइम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, लाइक रेशो चेंज होती है, पार्टनर्स की एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, उस टाइम पर हम अपनी एसेट्स एंड का रिवैल्यूएशन करते हैं, लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखिए, ये रीज़न पता है, क्योंकि असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आने, इसलिए आपको ये नॉलेज पता होनी चाहिए कि हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट क्यों करते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से की वैल्यू, भाई आपकी जो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो तो जब आपने ख़रीदी थी उस वैल्यू है। अब राइट नाउ प्रेजेंट में उनकी वैल्यू क्या है, ऐसा करने से जो उनकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, उससे जो प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो पुराने टाइम का है, उस टाइम का है जिस टाइम आपकी रेशो पुरानी रेशो थी। तो इससे होने वाला बेनिफिट या इसका जो लॉस है वो पुरानी पार्टनर्स में, पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखने। अब इसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप ये देखिए अकाउंट कैसे बनेगा, लुक एट द स्पेसिमेन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई हमारी एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली एसेट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट होगा। और एसेट
डिक्रीज़ हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। इंक्रीज़ इन एसेट इज़ टू बी डेबिटेड एंड डिक्रीज़ इन एसेट इज़ टू बी क्रेडिटेड। तो देखिए यहाँ पर जनरल एंट्री क्या बनती है बेसिकली। जनरल एंट्री यहाँ देखिए एक बारी, जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो जनरल एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वहीं अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो जनरल एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है। अब अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, बिकॉज इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज़ टू बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज टू बी डेबिटेड। तो अगर हमारी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी या राइज हो रही है या लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तब जनरल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और वहीं अगर हमारी लायबिलिटी कुछ ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, तो जनरल एंट्री करेंगे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, जिस टाइम हमारा रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें पता लगा हमारी कोई एसेट जो रिकॉर्डेड नहीं थी, जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो उस एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे। जब एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट को डेबिट करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो एसेट रिकॉर्डेड नहीं है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरीके से अगर कोई लायबिलिटी हमारी रिकॉर्डेड नहीं है तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। चलिए, जनरल एंट्रीज आपको सारी क्लियर हो गई। अब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज़ करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए जिस जिस जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है उन्हें प्लस कर लो, और जिन जिन एंट्रीज़ में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसे प्लस कर लो। अगर डेबिट साइड का टोटल, अगर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रहा है, अगर रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रहा है, मतलब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रहा है, तो डिफरेंस फिगर हमारी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ये लॉस है, ये क्या है, लॉस। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रही है तो ये लॉस है। समझ लीजिए, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,00,000। तो 50,000 से डेबिट साइड ज़्यादा है, रीवैल्यूएशन डेबिट साइड ज़्यादा है 50,000 से। इसको ख़त्म करने के लिए जनरल एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे 50,000 से और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन का लॉस है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, 50,000 से डेबिट साइड ज़्यादा है, इसको ख़त्म करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 50,000 से और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट्स कर देंगे क्योंकि लॉस है। वहीं अगर हमारा रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड का टोटल समझ लीजिए 2 लाख आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 2 लाख आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 3 लाख आ रहा है। क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड 3 लाख एंड डेबिट साइड 2 लाख, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो कितना क्रेडिट ज़्यादा है, 1 लाख। क्रेडिट कितना ज़्यादा है, 1 लाख क्रेडिट ज़्यादा है। अब इसको ख़त्म करने के लिए 1 लाख क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख से और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स में होल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज़ अकाउंट जो हमने जनरल एंट्री सीखी है, उन एंट्रीज़ को हम यहाँ पोस्टिंग कर देंगे। अब है यहाँ पर एक्सपेंस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ खर्चे होते हैं। किस तरीके के खर्चे होते हैं कि हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन करने में कई तरीके के खर्चे होते हैं। हमें वैल्यूएशन करवानी है या जिसको काम दिया उस तरीके से आउटसाइड पार्टी को पेमेंट करनी है, तो डिफरेंट तरीके के खर्चे होते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। अगर ऐसे खर्चे, तो अब इसमें देखिए क्या करना है। अगर सारे काम करने के लिए हम किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं कि आप ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करोगे, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, वाई को हमने कहा कि तेरे को सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ तुझे देंगे, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम कर। तो ऐसी सिचुएशन में हम जनरल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जा रही है रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करने के लिए, तो जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बेटा, हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन तो दे रहे हैं। पार्टनर को रेम्यूनरेशन किस चीज़ की दे रहे हैं कि तू ये काम करेगा, दैट यू विल डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो खर्चा होगा, जो अलग से खर्चा होगा, वो फर्म को बॉर्न करना पड़ेगा। जो खर्चा होगा दैट विल बी टू बॉर्न बाय द फर्म। तो ऐसी सिचुएशन में जनरल एंट्री की जाएगी। ठीक है।
एक्सपेंस इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, तो ये जनरल एंट्री की जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब खर्चा होगा वो तो हम पार्टनर को दे रहे हैं 10,000 रुपीज़ काम करने के लिए, वो उसकी सर्विसेज के लिए, क्योंकि उसको नॉलेज है कि किस तरीके से हमें सारा का सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम करना है। लेकिन जो एक्चुअली में जो खर्चा हो रहा है, जो आउटसाइडर को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है, अगर हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं और ये लिखा है कि जो खर्चे होंगे पार्टनर ही बॉन्ड करेगा, ठीक है, हम पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 20,000 से हमने डिसाइड कर लिया कि हम पार्टनर को 20,000 दे रहे हैं रेम्यूनरेशन। अब जो खर्चे होंगे तो खुद ही कर, इसमें खर्चा चाहे 15,000 हो चाहे 25,000 हो, पार्टनर का है। अब पार्टनर को हमने फिक्स अमाउंट दे दिया 20,000, खर्चा वो पार्टनर ने खुद बॉन्ड करना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टनर को सिर्फ हमने 20,000 दे दिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब खर्चा पार्टनर ने बॉन्ड करना है, ये बोला हुआ है पार्टनर बॉन्ड करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी। अब देखिए, लेकिन अगर ऐसा है कि पार्टनर ने बॉन्ड तो करना है, पार्टनर ने बॉन्ड करना है खर्चा, ऐसा बोला है पार्टनर ने बॉन्ड करना है, लेकिन वो फर्म से पैसे दिलवा रहा है। बॉन्ड पार्टनर ने करना है लेकिन वो फर्म से पैसे दिलवा रहा है, तो गलती तो पार्टनर की, पार्टनर अपनी लायबिलिटी फर्म के ऊपर डाल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको ये टॉपिक एक बार दोबारा से शॉर्टकट में समझा देती हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होती है पार्टनरशिप की, कई तरीके के खर्चे होते हैं, कई तरीके की काम किए जाते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए हमने, समझ लीजिए किसी पार्टनर को काम दे दिया कि ये काम तुम करो, ABC 3 पार्टनर्स हैं, C को काम दे दिया कि तुम रिकॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी काम होंगे, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तुम करोगे। इसके लिए हमने C को एक फ़िक्स सैलरी देने का कह लिया कि तेरे को इतने पैसे देंगे हम। तो जब हम C को जो उसकी सर्विसेज के लिए देंगे पैसे, जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट। अब वो तो उसको सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, खर्चा नहीं लिखा कि C बॉन्ड करेगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि जो खर्चा है वो C बॉन्ड करेगा, C सहन करेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो खर्चा अल्टीमेटली फर्म का बनता है ना, फर्म सहन करेगी वो खर्चा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला कि वो खर्चा C सहन करेगा, C बॉन्ड करेगा। जब C तो अपने काम कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर कोई भी खर्चा होगा फर्म पे करेगी, तो जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो उसकी सर्विसेज के लिए हमने उसको 10,000 दे दिए, पार्टनर की सर्विसेज के लिए 10,000 दे दिए, जो खर्चे हो रहे हैं खर्चे के लिए जनरल एंट्री हो गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि C खर्चे बॉन्ड करेगा, C खर्चा बॉन्ड करेगा। C को 10,000 दे रहे हैं, खर्चा चाहे 2,000 हो, 5,000 हो, 6,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, C बॉन्ड करेगा। इस सिचुएशन में हम कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे, C को हम 10,000 दे चुके हैं। अब C ने बॉन्ड करना था, C की लायबिलिटी है खर्चा करना, लेकिन वो खर्चा फर्म के थ्रू पे करवा रहा है, फर्म से पेमेंट करवा रहा है। C अपनी लायबिलिटी फर्म से पे करवा रहा है, ऐसे सिचुएशन में जनरल एंट्री होगी C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई थिंक इट्स क्लियर। जिस सिचुएशन में लायबिलिटी पार्टनर की है, वो लायबिलिटी फर्म पे कर रहा है, फर्म पे कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बेटा दिस वीडियो में हम रिवैल्यूएशन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े से बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें ये सिचुएशन हो तो रिवैल्यूएशन आप क्या करोगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है, अनिल मानवी पार्टनरी रेशो पार्टनर से जिनका रेशो 5:3:2 था, न्यू रेशो 2:2:1 हो गया। ऐसे सिचुएशन में बैलेंस शीट दी है और नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो चेक करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स होते हैं और गुडविल होती है, जो अगर बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो, बताया हुआ है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स दी है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले अगर बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज़ दे रखे तो वो कर लेते हैं हम। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट टू मानवी कैपिटल अकाउंट टू पायल कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5:3:2 की रेशो में। जनरल रिजर्व 20,000 है, 20,000 इंटू 5/10
20,000 इंटू 3/10, 20,000 इंटू 2/10। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तीनों पार्टनर में। अब उसके बाद दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो हमें दिया है, देखेंगे इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है या नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट 10,000 का क्लेम है। 30,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है, इसके अगेंस्ट 10,000 का क्लेम है, बाकी बचा 20,000। ये जो 20,000 बचा इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जो 10,000 है उसे हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, रिजर्व अकाउंट से क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए जनरल एंट्री आएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000। बाकी जो बचा 20,000 वो तीनों पार्टनर्स में बांट दिया, अनिल, मानवी और पायल में ओल्ड रेशो में। चलिए हमने बैलेंस शीट में जो कुछ था, जो कुछ बांटने वाला था वो कर दिया। अब देखिए क्या बोला हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 10% से अप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है हमें 2,60,000। बैलेंस शीट के अंदर 2,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग दी है, उसका 10% कितना हुआ 26,000। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो जनरल एंट्री करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्होंने दो चीज़ों को मिलाकर एक एंट्री कर रखी है। पहले हम एक चीज़ एक एक की एंट्री सीख लेते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,000। जब भी आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, तो यहाँ देखिए उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, को 2,60,000 थी, 2,60,000 थी और 26,000 इसमें प्लस हो गई। अब नई बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को हम लिखेंगे 2,86,000 की। नई बैलेंस शीट के अंदर हम लैंड एंड बिल्डिंग को लिखेंगे 2,86,000, क्योंकि 26,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है। मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%। मशीनरी को 15,000 से रिड्यूस करना है। मशीनरी की वैल्यू दी है हमें, नज़र नहीं आ रहा मुझे, एक सेकेंड। मशीनरी की वैल्यू दी हुई है, इट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली, PDF नहीं बनी है, एक सेकेंड। मशीनरी की जो वैल्यू दी है उसका 15% निकालेंगे। मशीनरी की जो वैल्यू दे रखी है बुक्स में उसका 15% निकालेंगे। मशीनरी कम हो रही है तो जनरल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद है स्टॉक भी इंक्रीज्ड टू। ध्यान से रखिए, जब भी यहाँ पे आपको टू या एट वर्ड दिया होता है तो मतलब उसके बाद आपको उस एसेट की न्यू वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर स्टॉक की न्यू वैल्यू 1 लाख दी है और ऊपर क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू 90,000 है। आपको स्टॉक की न्यू वैल्यू 1 लाख दी है और ऊपर बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू 90,000 है। तो न्यू वैल्यू स्टॉक की 1 लाख और पुरानी वैल्यू 90,000। स्टॉक 10,000 से बढ़ रहा है, ये न्यू वैल्यू दी हुई है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कितनी वैल्यू से बढ़ रहा है या कितनी वैल्यू से कम हो रहा है वो लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हमने 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है। प्रोविज़न क्रिएट करना मतलब लायबिलिटी क्रिएट करनी है ना। लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो ये क्रेडिट होगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होगा। और प्रोविज़न क्रिएट किस पे करना है, वैसे तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी नहीं होता, तो जो फ्यूचर में आने वाले लायबिलिटी है, लॉसेस है, उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं। तो ये डेटर्स हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देने वाले, तो उसके लिए हमें पहले से प्रोविज़न बना के रख रहे हैं। ठीक है, तो 5% का प्रोविज़न बनाना है। डाटाज हमें कितने दिए हैं क्वेश्चन में, नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा सा ब्लर है। तो हमारा बनेगा 5% बनेगा, डाटा हमें 1 लाख के दिए हुए हैं। तो 1 लाख का 5% बनेगा 5,000। जब प्रोविज़न बनाएंगे जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम। 5,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो हमसे पैसा नहीं मांगने वाले, किसी भी रीज़न से, कुछ भी हो सकता है, उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया या क्रेडिटर्स का बिजनेस बंद हो गया, वट एवर रीज़न दे में भी,
तो 5,000 के जो क्रेडिटर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम देयर अमाउंट, वो पैसा नहीं मांगने वाले हैं। तो 5,000 के क्रेडिटर्स मेरे कम हो गए, मेरे लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटी मेरी कम हो गई, तो क्रेडिटर्स को मैं डेबिट करूँगी, क्रेडिटर्स को डेबिट करूँगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2,000 का एक्सपेंस था पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। हमें जो ये रिवैल्यूएशन का प्रोसेस करना था, उस प्रोसेस के लिए मुझे खर्चा करना पड़ता है। 2,000 रुपये मैंने खर्च किए, मैंने इंजीनियर को दिए, चार्टर्ड इंजीनियर को 2,000 रुपये दिए ये वैल्यूएशन करवाने के लिए। यहाँ जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सारी जनरल एंट्रीज हो गई हैं। अब इन्होंने क्या किया है, रीवैल्यूएशन का सिर्फ जनरल एंट्रीज जब करनी होती है पेपर में, लेकिन बेटा आपको अभी ऐसा तो एमसीक्यू पेपर है, जनरल एंट्रीज करने का ऐसा कुछ नहीं कि जनरल एंट्रीज का बैलेंस आपने निकालना है। मैं आपको बता देती हूँ, जिस दिन जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है उन सब का टोटल कर दो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, जिन जिन जनरल एंट्रीज के अंदर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है उसको प्लस कर दो। अगर डेबिट वाला ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट से, इसका मतलब आपका लॉस है, ठीक है। अगर डेबिट वाला ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट से तो इसका मतलब लॉस है, और अगर क्रेडिट वाला ज़्यादा आ रहा है डेबिट से, इसका मतलब प्रॉफिट है। बाकी देखिए रिवैल्यूएशन जो ऊपर हमने एंट्रीज की वो सारी की सारी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दी। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 59,500, इसमें हमने क्रेडिट साइड का माइनस किया होगा तो ये लॉस निकल गया, ये रिवैल्यूएशन का लॉस निकल गया। इस लॉस को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। चलिए ये तो हो गया। अब अगर पार्टनर्स कहते हैं कि ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है, हम इसको नई बुक्स में ये नई वैल्यूज़ नहीं दिखाएंगे, हम पुरानी वैल्यूज़ ही दिखाएंगे। अब आप खुद ही सोचो, अगर आप अपनी मशीनरी की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है पुराने मेथड से और आपका जो पुराने अकाउंट्स चल रहे हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, वो सारा का सारा चेंज करना पड़ जाएगा, है ना। तो अगर आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को, जो नई वैल्यूज़ है उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, तो लेकिन जो उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस है वो तो आपने करना पड़ेगा ना। अगर आप जिस दिन आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, इससे जो होने वाला प्रॉफिट है या लॉस है वो पुराने टाइम का है, वो पुराने पार्टनर्स में मिलना चाहिए, ठीक है ना। जो एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स जो इंक्रीज़ हो रही हैं डिक्रीज़ हो रही हैं, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, इससे जो फ़ायदा या नुकसान है वो पुराने टाइम का है। जिस टाइम पार्टनर्स की रेशो पुरानी रेशो थी, इससे होने वाला फ़ायदा पार्टनर्स को पुरानी रेशो में ही मिलना चाहिए, या इससे होने वाला नुकसान पार्टनर्स पुरानी रेशो में बियर करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। गेनर रेशो चेंज कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक पार्टनर गेनर हो रहा है, एक सैक्रिफाइजर हो रहा है, कुछ गेनर हो रहा है कुछ सैक्रिफाइजर, तो गेनर पार्टनर सैक्रिफाइजर पार्टनर को कॉम्पनसेट कर देगा। तो उसे जिस तरीके से मैंने रिजर्व्स वाले में सिखाया था, इसमें पहले नेट इफेक्ट निकाला जाएगा, नेट इफेक्ट निकाल कर वही गेनर और सेक्रीफाइसिंग वाला काम किया जाएगा। अब देखिए नेट इफेक्ट कैसे निकालना है। अगर आपकी एसेट इंक्रीज़ हो रही हो, एसेट अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो उसको प्लस कर दो, एसेट डिक्रीज़ हो रही हो तो माइनस कर दो, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो माइनस कर दो, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो प्लस कर दो। एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो प्लस कर दो, एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस कर दो, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो माइनस कर दो, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो प्लस कर दो। ये सब कुछ करने के बाद आपका एक नेट इफेक्ट निकलेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC पार्टनर्स है, इनका रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो है 2:3:5। फर्स्ट अप्रैल से रेशो चेंज हो रहा है, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो इफेक्ट हो रहा है रिवैल्यूएशन का विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़, इनके बुक वैल्यूज़ को अफेक्ट नहीं करेंगे, बिना बुक वैल्यूज़ को अफेक्ट किए जनरल एंट्री बनाएंगे। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ओपन कर नहीं रहे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख और रिवाइज वैल्यू 5,50,000, तो एसेट बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, तो उसको लिखेंगे प्लस में। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 एंड रिवाइज वैल्यू 2,40,000, तो 10,000 से प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है, तो डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 10,000 नेगेटिव। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कम हो रहे हैं 5,000 से, तो ये हमारे लिए एक तरीके का प्रॉफिट, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारे लिए लॉस, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 50,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 माइनस 15,000 माइनस,
इसे प्लस माइनस करने के बाद नेट आंसर आ गया हमारा 30,000, नेट इफेक्ट निकला 30,000। उसके बाद हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया, ए का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ए सेक्रीफाइस आ रहा है, बी का जीरो आ रहा है, बी ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, सी का आ रहा है नेगेटिव, सी गेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सी गेन कर रहा है, सी कितना गेन कर रहा है, सी 3/10 शेयर गेन कर रहा है, 3/10 इंटू 30,000 तो 9,000, सी को डेबिट करेंगे 9,000 से। उसी तरीके से ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 इंटू 30,000, तो हम ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 9,000 से। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। वे क्वेश्चन देख लेते हैं। राधिका, बानी, चारू, चित्रा पार्टनर्स है जिनका रेशो था 2:3:1, रेशो न्यू रेशो हो जाएगा इनका, न्यू रेशो हो जाएगा इनका 3:2:1। जिन इनका रेशो चेंज हुआ उस दिन बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ठीक है। एसेट साइड में अपीयर हो रहा होता है, ये अपीयर कर रहा है, तो इसको ख़त्म करना है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,44,000 का। इट वॉज एग्रीड दैट कि गुडविल की वैल्यू कितनी है 1,80,000, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख थी, न्यू वैल्यू 4,80,000 हो गई। अब इन सब जो चेंजेस हुए इसकी जनरल एंट्री करनी है, CBSE 2019 में आया हुआ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसे पार्टनर्स में बांट के ख़त्म करो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये डेबिट बैलेंस अपीयर कर रहा है तो उसको क्रेडिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करो और पार्टनर्स को डेबिट कर दो। उसके बाद जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 1,44,000 को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3:1 की रेशो में। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें ये हो गया गुडविल की वैल्यू 1,80,000, उसके लिए पहले निकालना है कौन गेनर है कौन सेक्रीफाइजर है। ओल्ड माइनस न्यू किया, राधिका का आ रहा है 1/6 नेगेटिव, तो राधिका गेनर है। जैसे देखिए यहाँ पर 2/6 माइनस 3/6, तो राधिका का आ रहा है 1/6 माइनस 1/6, तो राधिका गेनर है। बानी का 3/6 माइनस 2/6 और बानी का आ रहा है 1/6 पॉजिटिव, बानी सेक्रीफाइजर है। चित्रा का पहले भी 1/6 था, अब भी 1/6 है। चित्रा ना तो गेनर ना ही सेक्रीफाइजर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राधिका को डेबिट करेंगे और क्योंकि राधिका गेनर है और बानी सेक्रीफाइजर है, बानी को क्रेडिट करेंगे। इतना पता लग गया। गुडविल की वैल्यू है 1,80,000। अब वो कितना गेन कर रही है राधिका, 1/6 गेन कर रही है, तो 1,80,000 में 1/6 कितना हो गया 30,000। राधिका को डेबिट करेंगे हम 30,000 से और बानी को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। उसके बाद है लैंड की बुक वैल्यू 3 लाख और नई वैल्यू 4,80,000। लैंड कितनी वैल्यू से बढ़ रही है, 1,80,000 से बढ़ रही है। जनरल एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,80,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन तो हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी तो करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी तो करना है। जनरल एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू AB, जो भी पुराने पार्टनर्स का नाम है राधिका, बानी और चित्रा। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है ना, खत्म करने के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स में बांट देंगे। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। आई थिंक इट्स क्लियर द चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।